हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जहां पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है, लेकिन सबसे पहले हमको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बेसिक, जिसे कहते हैं ना बेसिक, यानी कि जो हम लोगों ने अपना क्लास 11th में आईयूपीएसी सीखी होगी, आईयूपीएसी की नेमिंग सीखी होगी डिटेल में। सबसे पहले तो हमें वो समझना पड़ेगा। अगर हमको वो नहीं आएंगे तो हम लोग आगे का भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, फिर बता रहा हूं आज मैं। बिना कॉपी पेन लिए बैठोगे तो समझ में नहीं आएंगी बातें, करना है साथ साथ में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। यानी कि हमको सबसे पहले एक चीज समझनी है, जब भी आईयूपीएसी करने जाओ और जब कंफ्यूजन होती है बच्चे लोगों के स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करने में, तो देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। और जब यहां पे कुछ लिखा नहीं होता है, वैसे लिखा रहेगा हमेशा, कार्बन की वैलेंसी कितनी रहेगी? 4। हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि मान लो सपोज CH4 लिखा हुआ है, तो 4 जगह क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। ठीक है ना? अब मान लो ऐसे लिखा हुआ है CH2। इसका मतलब क्या हो गया? इस वाले कार्बन के साथ, जो कार्बन के साथ तो वैलेंसी कितनी रहने वाली है? 4 ही रहने वाली है। कार्बन के साथ वैलेंसी कितनी रहने वाली है? 4 रहने वाली है। अगला भी कार्बन जुड़ा हुआ है, उसकी भी वैलेंसी कितनी होगी? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके साथ 4 का है, उसके साथ भी 4 रहेंगी। ये कॉमन हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या देखना है? हाइड्रोजन यहां कितने हैं? 2, 1 और 2। इसके साथ भी कितने हैं? 1 और 2। ये वाले बॉन्ड खाली हैं। इसका मतलब क्या है? पक्का ये दोनों बॉन्ड क्या होने वाले हैं? यहां लग जाएंगे। इससे क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। यानी कि डबल बॉन्ड वाला सिस्टम जब पढ़ेंगे अभी, वहां से बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये हमको क्या है? स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है कि हमें स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करना है। बात समझ में आई? कार्बन की वैलेंसी 4 हमें हर हालत में कंप्लीट करनी है। मान लो इस तरह से लिखा हुआ है CH। ये गलत नहीं है, ये सही है। क्यों सही है? तुमने कहा कि भैया इसकी वैलेंसी तो कितनी होती थी? 4 होती थी। इसकी वैलेंसी कितनी होती थी? 4 होती थी। तुमने एक H यहां सेट कर दिया, एक H यहां सेट कर दिया, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको। अब ये 2 बच रहे हैं ना वैलेंसी, ये यानी कि 1 और 2 की कमी है, तो इन 2 को यहां से इरेज करोगे, क्योंकि और तो H है नहीं हमारे पास। एक H ये रहा, एक H ये रहा, और इसकी वैलेंसी कितनी? 2 ही 2 है, तो 1 और 2, 1 2 3 4। वैलेंसी 4 ही रहेंगी। ठीक है ना? वैलेंसी कितनी रहने वाली है? 4 रहेंगी, उससे कम वैलेंसी नहीं चलेंगी। क्लियर है? तो ये टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन को समझाने का पर्पस सिर्फ ये है कि जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे कैसे, अभी हम समझेंगे उसको, अभी हम उसको समझेंगे। ठीक है, अब जो दूसरी चीज हमको यहां समझनी है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 3 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। समझना बात को, 3 तरीके से। एक होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर। जैसे कि कंप्लीट स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? चलो ले लेते हैं हम लोग क्या? पेंटेन। जिन लोगों को पेंटेन लिखना नहीं आता कोई बात नहीं, अभी सब सीख जाओगे। ठीक है, पेंटेन जिसको नहीं पता चलो छोड़ दो, हम नाम ही नहीं लेते अभी हम लोग क्या करेंगे? नाम नहीं लिखेंगे, जिससे कंफ्यूजन ना हो। हम ले लेते हैं CH3, CH2 और या इसको इस तरह से कर लेते हैं हम लोग। रुक जाओ। जैसे कि मेरे पास कंपाउंड है C4H10। ठीक है, तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि तुमको ये वाला जो कंपाउंड है ये कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। 3 तरीके से ये वाला कंपाउंड लिखा हुआ मिल सकता है। पहला तरीका क्या है? इस तरीके से। कितने कार्बन है? 4, तो 1 2 3 और 4। कंप्लीट पूरा दिखाना पड़ेगा। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये H, 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 ये H और ये H। ये जो स्ट्रक्चर बन के आया, इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ध्यान रखना, बहुत चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा, मैं केवल समझा दिया। कंप्लीट का मतलब ये है। अब इसी को सेम चीज बेटा तुम लोगों को कई बार ऐसी लिखी हुई मिलेगी, यही C4H10, CH3, CH2 और CH3।
कंडेंस्ड, जो आपस में कंडेंस हो रखा है। तो कार्बन देख लो कितने हैं, 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5, 3 2 5, 5 5 10 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास। ये हो गया कंडेंस फॉर्म, बात समझ में आई। अब इसी में कई बार तुमको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है CH3, ये दोनों CH2 होते हैं, ये इस तरह से लिखे हुए मिल जाएंगे, 2 हैं CH3, ये और कंडेंस हो गया ये, ठीक है। तो कई बार क्या है IUPAC आ सकती है लिखने को, ठीक है। IUPAC में रिंग की जब हम बात करेंगे वहां डिटेल में लेके चलेंगे चीजों को, तो समझाऊंगा मैं वहां पर कि किस तरीके से ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, कंडेंस फॉर्म आ गई। और तीसरा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, यानी कि वो सीधा सीधा क्या करेगा, यही सेम चीज C4H10, क्या है ये एरो जिगजैग रास्ता नहीं है, दिस इज द, यही स्ट्रक्चर है ये। क्या इसका तरीका होता है, जो फ्री एंड होते हैं, जो खाली एंड होंगे, ये खाली एंड है, ये खाली एंड है, और जहां जहां जॉइंट दिख रहे हैं फ्री एंड, जो ये फ्री एंड है और ये जो जॉइंट है, यहां पर तुमको क्या कर देना है, कार्बन लगा देना। यहां पे तुमको क्या लगा देना, कार्बन, C C C और C, कितने कार्बन लग गए 4। बाकी जगह जब कुछ नहीं है तो बाकी जैसे यहां पे H लगा हुआ है, कुछ और होगा तो समझेंगे उस बात को। अदरवाइज 4 कार्बन लगाने के बाद उनकी क्या कर देना है, टेट्रा वैलेंसी, यानी कि हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, हमने देख चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे सबको क्या करोगे 4 4, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और चौथी एरी, सब जगह क्या लगा दोगे, H लगा दोगे, H H H H H H H H H और H, ठीक है। तो सिंपल सा, अब अगर यहां तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसको समझ लो अच्छे से। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैंने ऐसा कर दिया है तो यहां कितने कार्बन कम माने जाएंगे, 1 2 और 3, नाम क्या होगा, नेमिंग सीखेंगे अभी, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब मैं ऐसा कर दूं ये M नहीं है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, तो 5 कार्बन वाला ये कंपाउंड है। क्लियर है, ये स्ट्रक्चर समझ में आया। कई बार तुम लोग ऐसे रिंग में देखते होगे, इस टाइप से लिखा हुआ है रिंग में ना, इस टाइप से ऐसे करके ऐसे बना दिया, इसका मतलब 1 कार्बन यहां है, 1 कार्बन यहां है। बात समझ में आ गई है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। ये बात अगर क्लियर हो गई है तो 3 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम लोग देखोगे, एक तो तुमको सबसे ज्यादा ये वाला तरीका मिलेगा लिखा हुआ, और एक तुमको ये बॉन्ड लाइन वाला मिलेगा। ये खुला हुआ बहुत ही कम मिलने वाला है, ना के बराबर, क्योंकि ये स्पेस ज्यादा घेरता है, तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना प्रिंटिंग फॉर्मेट में ना लिखते हुए। क्लियर है बातें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, फ्री एंड। अगर जैसे कि मान लो अभी यहां पर इसके अलावा कोई और फ्री एंड नहीं है, इसका मतलब यहां पर बाकी वैलेंसियों में क्या होने वाला है, H होने वाला है, क्योंकि यहां पर कोई भी फ्री एंड खाली नहीं है, तो बाकी वैलेंसी में ऑटोमेटिक क्या भर दिया जाता है, H भर दिया जाता है। यानी कि वैलेंसी किससे कंप्लीट करी जाएगी, हाइड्रोजन से। क्लियर है, यानी कि यहां पे ऑटोमेटिक हम लोग क्या लगा सकते हैं, 3 H यहां पर सेट कर सकते हैं। यहां पे कितने पॉसिबिलिटी है, 2 की ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब इसको लिख लो, 1 2 3 4 5, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, C5, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, क्लियर है बातें, ये बात समझ में आ गई यहां तक। चलो आगे आते हैं। अब हम लोग जरा यहां पर क्या कर लें, इनका समझ लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस किस टाइप से होते हैं। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लें, कोर्स में नहीं है बट चीजों को समझते हुए चलेंगे ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए सारी। ये बेसिक है, क्लास 11 का रिवाइज करा रहा हूं एक तरह से मैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, क्लासिफिकेशन होता है साइक्लिक, यानी क्लोज रिंग होता है, जैसे कि मान लो ये हो गया क्लोज रिंग, ठीक है, ये हो गया क्लोज रिंग। और होता है ओपन चेन, एलिफैटिक या एसाइक्लिक, 3 तरीके से नाम बुलाते हैं, ओपन चेन, एलिफैटिक या एसाइक्लिक। यानी कि ये वाला, ये खुला हुआ है, CH3 ये कैसा है, खुला हुआ है, यानी कि ओपन चेन, स्ट्रेट चेन है। ये क्लोज था, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। ये क्लोज वाला को फर्दर हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है, एक है हेट्रोसाइक्लिक, और यही हम लोग
आने वाले लेक्चर नंबर 2, 3, 4 में डिटेल में जानेंगे। और एक होता है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या रहेगा? होमोसाइक्लिक में एक होता है एलिसाइक्लिक। होमो मतलब सारे के सारे कार्बन सेम होने वाले हैं, सारे कार्बन क्या होने वाले? सेम होने वाले। हेट्रो में क्या रहेगा? जैसे कि मान लो एक रिंग है, C यहां हो जाएगा तो एक N यहां आ जाएगा, मतलब एक रिंग के अंदर 2 डिफरेंट एटम आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 2 डिफरेंट एटम्स मौजूद होते हैं, तो उसे हेट्रो बोल दिया जाता है। यहां पर क्या रहेगा? पूरी रिंग में देखो, यहां पे पूरी रिंग में हालांकि जॉइंट हर जगह क्या माना जाएगा? C। तो यहां पे भी C है, यहां पे भी C है, C है, C है, C है। पूरी रिंग में सेम एटम रहेंगे। होल रिंग हैज सेम एटम। क्लियर है बातें? अब आगे आते हैं थोड़ा सा। अब क्या है, हेट्रो में 2 कैटेगरी आती है, एक आती है एलिसाइक्लिक, एक आती है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या रहेगा? रिंग हमारे पास नॉर्मल रहती है, यहां N आ गया। एरोमेटिक नहीं होगा। एरोमेटिक मतलब बेंजीन। एरोमेटिक का मतलब यहां पे क्या हो जाता है? बेंजीन आ जाएगा। अब एरोमेटिक वाले में क्या रहेगा? हेट्रो में ही एरोमेटिक में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहां पे N है बट इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो बेंजीन रिंग जहां मौजूद होगी एरोमेटिक में, तो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, और यहां सिंपल एलिसाइक्लिक, सिंपल रिंग, और एरोमेटिक OH। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक। सिंपल हम कह सकते हैं ये कैसे कंपाउंड है? ये एरोमेटिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, सारे के सारे होमोसाइक्लिक, सारे के सारे एटम सेम, सारे के सारे एटम सेम। यहां पे डिवाइड कर दे रहा हूं ये में, ठीक है ना? ये इधर पार्ट चल रहा है, इधर पार्ट, दोनों के दोनों एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, बट ये होमोसाइक्लिक है और ये कैसा है? हेट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि यहां पर एक एटम अलग हो गया। तो हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक डिफरेंस क्लियर हो गया। ठीक है, हमारा सारा फोकस यहां पे रहेगा आने वाले 2 लेक्चर में, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, क्योंकि बेसिक नॉमेनक्लेचर अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे की नॉमेनक्लेचर में भी हमें क्या आने वाली है? दिक्कत आएगी। क्लियर है? अच्छा, नॉमेनक्लेचर रूल से पहले यहां पे हम लोग एक चीज और कर लेते हैं, जो मेरे को यहां पे थोड़ा सा करना चाहिए था, इसको यहां खिसका देते हैं। अब सबसे बेसिक चीज जो मेरे ख्याल से सबसे पहले सीखते होगे कि किसी चेन में कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे कि मान लो किसी में एक ही है, किसी में 2 लगे हुए हैं, किसी में 3 लगे हुए हैं, है ना? किसी में मान लो 4 लगे हैं, किसी में 5 लगे हैं, किसी में 6 लगे हैं। हम 10 तक लेंगे, 10 से ज्यादा नहीं लेंगे। किसी में 7 है, किसी में 8 है, और किसी में 9 है, और किसी में 10 है। तो क्या वर्ड रूट इस्तेमाल होता है ना? प्रीफिक्स क्या लगेगा इसके लिए? प्रीफिक्स पता है ना कि हम आगे क्या लिखेंगे। एक कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? मैथ। क्या इस्तेमाल करते हैं? मैथ। इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? मैथ। 2 कार्बन होते हैं तो H, 3 होते हैं तो प्रॉप, 4 होते हैं तो ब्यूट, 5 होता है तो पेंट, 6 होता है तो हेक्स, 7 होता है तो हेप्ट। समझते हैं ना? ठीक है, 8 होता है तो ऑक्ट, 9 होता है तो नॉन, और 10 होता है तो डेक। ये प्रीफिक्स इस्तेमाल होते हैं। अब अगर अच्छा, डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए होंगे। एक सिंगल कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता अगर कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है ना? तो अब हम लोग ले लेते हैं सफिक्स। सफिक्स हमारे पास 3 कैटेगरी बनेगी। सफिक्स में 3 कैटेगरी बनेगी, या क्या है? सिंगल बॉन्ड है सारे, ऑल सिंगल बॉन्ड CC, या डबल बॉन्ड कोई मौजूद है, या ट्रिपल बॉन्ड कोई मौजूद है ना? याद आ रही होंगी कुछ बातें कि हाँ सर ऐसा पढ़ा तो था, तो वही बातें रिवाइज करा रहा हूं थोड़ा सा मैं, जिससे कि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। सिंगल बॉन्ड रहता है तो मैथ के आगे हम लोग क्या जोड़ देते हैं? एन। डबल बॉन्ड होता है तो क्या जोड़ते हैं?
इन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या जोड़ते हैं, आइन। कुछ एग्जांपल कर ले, चलो क्लियर है यहां तक। अब मैं यहां पे कुछ एग्जांपल करा देता हूं तुम लोगों को, फटाफट चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो जहां पे लगे कि हाँ अब थोड़ा सा मेरे को पॉज करके वापस समझना है, तो वीडियो पॉज करें, फटाक से बैक जाए, उसे रिवाइज करें, फिर आगे बढ़े, है ना, टाइम नोट करते हुए एकदम से, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हाँ तुमको बताता चलूंगा कि अब देखते चलो। यहां पे अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, वीडियो पॉज करे, वापस बैक जाए, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो सबसे पहले यही है CH4, कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या लगेगा, मैथ। प्रीफिक्स यानी जो पहले लगेगा, सफिक्स क्या है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, खोल के देख लो, सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लग गया, एन। क्या बन गया, मीथेन। क्लियर है, ठीक है। अब इसी तरह यहां देख ले हम लोग, मान लो ये है C4H8, पहले H10 करते हैं, C4H10। तो यहां पे देख ले हम लोग, कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर एन है कि इन है कि आइन है। हम लोग एक काम कर लेंगे, इसे खोल लेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता देखो खोलो, 1 2 3 4, भाई कार्बन तो 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 10। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे ये तो सारे फिल हो गए, इसका मतलब कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं आने की संभावना नहीं है, तो हर जगह क्या लग जाएगा, H। ये समझने के लिए है, जो लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे पूरा स्ट्रक्चर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 के लिए क्या लगता है अपना, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सारे, तो क्या लग जाएगा, एन। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, देखो जरा यहां पर C4H8 कर दिया मैंने अब, ठीक है। अब तुमने कहा कि पता नहीं यहां पे एन है कि इन है कि आइन है, ठीक है। तो तुमने कहा खोल के देख लेते हैं, 1 2 3 4, भाई ये 4 तो सीक्वेंस में लगेंगे। हाइड्रोजन तुमने काउंट करने की कोशिश की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हाइड्रोजन यहां पर क्या है, कम है। अब तुमने कहा यहां पर एक हाइड्रोजन की क्या पड़ रही है, कितने हो गए, 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन क्या हो गया यहां पर, एक कम पड़ गया यहां पर। तो अब यहां पे देखा जाएगा वैसे कायदे में 2 हाइड्रोजन कम है ना। इसकी वैलेंसी कितनी, 1 और 2, ये दोनों कम है यहां पर, समझते जाना। अगर तुम यहां पे सपोज सारे H लगा दो, तो तुम कहोगे यार ये स्ट्रक्चर तो बना नहीं, भाई कार्बन के सर ने कहा था कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए वरना काम नहीं बनेगा। अब क्या करोगे, तो देखो यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पर अब तुमको दिमाग लगाना है कि अगर तुम भाई हाइड्रोजन की तो है, तो हाइड्रोजन अगर तुम यहां से शिफ्ट कर दो, एक ये 2 हाइड्रोजन लास्ट वाले में कम पड़ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन लास्ट वाले को दे दो, और एक डबल बॉन्ड यहां लगा दो, कहीं पे भी कर सकते हो ये, ठीक है ना। तो अब देखो जरा, हाइड्रोजन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या, मेरे पास ब्यूटेन है, तो लेकिन ये एक्चुअली क्या स्ट्रक्चर गलत हो गया ब्यूटेन के हिसाब से, ठीक है। तो सॉरी ब्यूटेन नहीं है ये अभी ये वाला फॉर्मूला है, अभी एक चीज बता रहा हूं मैं। अब जरा यहां पे बात को समझेंगे, तो यहां पर क्या हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए, और इसकी वैलेंसी देख लो 1 2 3 4, इसकी देख लो 1 2 3 4, इसकी देख लो 1 2 3 4, इसकी 4 है, वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब मेरा स्ट्रक्चर एकदम सही बना हुआ है। अब इसका नाम कैसे क्या होगा सीखेंगे अभी आगे, ठीक है ना, उसके नेमिंग सीखेंगे अभी। अब इसी तरीके से अपने पास क्या आता है, एक और आता है C4H6, और 2 कम हो गए, ठीक है। तो तुमने कहा 1 2 3 4, अब यहां पे चक्कर में पड़े तुम कि यार ये तो 6 ही है यहां पर, अगर मैं एक में लगा देता हूं 1 2 3 और 1 2 3, है ना, कोशिश करो किनारे पे लगाने की, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो अब तुमने कहा एक काम कर लेते हैं, इसकी 4 पूरी हो रही है, इसकी भी 4 पूरी हो रही है, इसकी 2 कम है, इसकी भी 2 कम है, 2 यहां लगा दो, क्या बन गया ये, आइन। क्या बना ये, आइन। अब इसके नेमिंग कैसे होगी वो मैं बताता हूं, जैसे कि नेमिंग देख लेते हैं। हाँ ये देखो जरा, अब यहां पर क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, और डिटेल में सीखेंगे इसकी नेमिंग। तो डबल बॉन्ड क्या है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो यहां पर इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट। क्या नाम हो गया, ब्यूट। भाई 4 है तो ब्यूट तो रहेगा, प्रीफिक्स तो यही रहने वाला है, क्योंकि यहां पर क्या है 4 है,
तो प्रीफिक्स तो ब्यूट ही रहने वाला है, और साथ साथ में क्या है, डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा। बट ये नाम गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां पर हमें इन यानी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, पहले पे लगाया, दूसरे पे लगाया, तीसरे पे लगाया। अगर पहले पे लगा होता तो इन ठीक है, दूसरे पे लगा हुआ है, इसीलिए यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा। हम कहेंगे ब्यूट तो है, साथ में दूसरे नंबर पर इन लगा हुआ है तो टू इन हो गया। दूसरे नंबर पर इन लगा हुआ है तो टू इन हो गया। क्लियर है बातें? दूसरे नंबर पर लगा है तो टू इन हो गया। इसी तरीके से यहां पर ये क्या हो जाएगा, ब्यूट और 1 2 3 और 4 दूसरे पे क्या लगा, जो पहला कार्बन होता है ना वो काउंट किया जाता है, तीसरे पे भी माना जा सकता है, लेकिन जो पहला नंबरिंग कम से कम दी जाती है, सीखेंगे अभी। ब्यूट टू आइन, ब्यूट में दूसरे पर आइन लगा हुआ है। क्लियर है बातें? ये बेसिक से नियम हेप्ट ऑक्ट वाले, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है ना। 4 तक ही बताया मैंने, लंबे लंबे आगे प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे अभी, ठीक है। और किस तरीके से एन, इन और आयन का इस्तेमाल होने वाला है, ये बात क्लियर हुई। डबल बॉन्ड रहेगा कहीं पर तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा स्ट्रक्चर के अंदर तो आयन लग जाएगा। क्लियर है बात ये? अब आते हैं हम लोग अपने नॉमेनक्लेचर के कुछ और नियमों पर, ठीक है। कुछ और नियम, बेसिक कंपाउंड के अंदर जितनी लंबी चेन होती है उसी हिसाब से हम लोग अपना मैथ एथ प्रॉप रखते हैं, वो बात मैंने यहां बता दी। अब देखो जरा यहां बड़े ध्यान से समझते हुए चलना। अब वो वाला पार्ट तो जो वही सिखाया मैंने, वो वाला पार्ट तुम लोगों ने 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, उम्मीद है वो आता होगा। आगे आते हैं, क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। कंपाउंड का नाम क्या रखे, यानी कि जैसे मैं ये बोलूं भाई 1 2 3 4 5, ठीक है, और सपोज यहां पे लिखा हुआ है तुम्हारे पास C2H5। अब सवाल यह है कि बताओ इसका नाम क्या दोगे, मतलब यहां पर सबसे लंबी चेन, यहां पर सबसे लंबी चेन जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। हमें सबसे लंबी चेन ढूंढनी होती है। जैसे कि एक और उदाहरण ले, सिंपल सा, 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको ऐसे खींच के सीधा कर सकते हैं, तो ये सबसे लंबी चेन जा रही है मेरे पास। सिंपल है, यहां पे किसी भी टाइप का कुछ दिक्कत नहीं है, ये लंबी चेन होगी, खींच के सीधा कर लूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है लंबी चेन में। जो पूरी चेन में 7 कार्बन है, तो मेरे को क्या चूज करना है, यहां पर हेप्ट, क्या चूज करना है, हेप्ट चूज करना है। तो जब मेरे को मैथ चूज करूं कि ऑक्ट चूज करूं कि ब्यूट चूज करूं, ये मेरे को सबसे लंबी चेन पहले डिसाइड करनी होती है। अब जिस चेन में ब्रांच लग जाती है, जैसे यहां ब्रांच लगी हुई है, तो वहां पर हमें सबसे लंबी चेन ढूंढने में दिक्कत आती है। चलो फटाफट कमेंट करो कि इसमें, कॉपी पेन में बताओ, इसमें सबसे लंबी चेन मतलब क्या ले लूं मैं, कितने कार्बन काउंट किए जाएंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 कार्बन, और या कुछ और रहेगा, इसमें सबसे लंबी चेन में कितने कार्बन काउंट किए जाएंगे, फटाफट बताओ मेरे को। ओके, हो गया? चलो आ गया, मैं बताता हूं इसमें कितने रहेंगे। अब देखो जरा, यहां पे ये वाला सवाल इस तरह से ना कंफ्यूजन करने के लिए हो सकता है। यहां पर अगर तुम गौर से देखोगे तो ये C2H5 देख रहे हो, ये यहां पर मतलब क्या हो गया, 2 C लगे हुए बेटा। कितने C लगे हुए हैं? 2। तो गौर से देखोगे अगर, तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान रखना ये, ठीक है ना, स्ट्रक्चर को खोलना भी आना चाहिए। यानी कि जो स्ट्रक्चर मैं स्टार्टिंग में समझा रहा था तुम लोगों को, ये वाली बात है ना, यहां पे बताता हूं, ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसको इस तरह से खोलना भी आना चाहिए। तो वहां पे क्या लिखा हुआ था, C2H5 लिखा हुआ था, और यहां पे इस तरह से लगा दो ये, ठीक है ना। ये पूरी चेन के साथ ये तो अटैच हो रखा था C2H5, तो इस C2H5 को खोलना आना चाहिए। 2 C है तो 2 C खोल दो, और 3 H जो है वो 5 है, उनको सेट कर देना है। तो यहां पर यही काम करना था हमको। क्या था, इसको मैं अलग कर देता हूं जिससे कि बना रहे। यहां पर क्या है मेरे पास, C2H5। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। बाकी जगह H है वो पूरा अंडरस्टूड है मेरे ख्याल से, यहां पर सारा जगह H नहीं लगा रहा मैं। अब यहां पर तुम क्या करोगे, 2 C है, खोल दो। अब तुमको अंडरस्टूड होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 और 2 यहां लग जाएंगे, तो H 5 पूरे हो गए, ठीक है।
मतलब कि ये 5H है ना, ये तो 2H यहां लग जाएंगे, 2H 3H यहां लग जाएंगे। वो मैं अभी नहीं दिखा रहा, अब मैं सिंपल मेन C दिखाया करूंगा, ठीक है, H को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा अब से मैं। तो अब यहां जरा गौर से देखोगे अगर, तो सबसे लंबी चेन ये हो गई है ना, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर तुम क्या लिखोगे प्रीफिक्स में, हेक्स। बात समझ में आई? दिस इज द किसी भी कंपाउंड की सबसे लंबी चेन, डेट इज जिस चेन में सबसे ज्यादा C एटम है वही पेरेंट चेन कहलाएगी। दिस इज द पेरेंट चेन। और अब से जब मैं बोला करूंगा कि पेरेंट चेन है ये, तो तुम लोगों को समझना होगा कि पेरेंट चेन का मतलब क्या है। क्लियर है बातें? बात समझ में आ गई? पेरेंट चेन का मतलब क्लियर हो गया? आगे आते हैं। नाउ ब्रांच चेन। अब हम ब्रांच की बात कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन को उठा लें ऊपर से, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पे पहले एक सिंपल लेते हैं, चलो 1 2 3 4 और एक लगा ये कार्बन CH3। तो अब पेरेंट चेन बताओ यहां पर कौन होगा? पेरेंट चेन तो यही हो गया, 1 2 3 और 4, पेरेंट तो यही हो गया, ठीक है। या अब तुम कहोगे सर हम ऐसे भी तो कर सकते थे, 1 2 3 4, दोनों में 4 4 ही आ रही है, 4 से ज्यादा नहीं आ रही है, तो चाहो तो चेन इसको बना लो, चाहो तो पेरेंट चेन इसको बना लो। पेरेंट चेन कोई भी बन सकती है, ये भी बन जाएगी और पेरेंट चेन ये भी बन जाएगी। क्लियर है बातें? अब उसके बाद क्या होता है, तरीका क्या रहेगा यहां पर, बात को समझना। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहां पर कोई ब्रांच लगी हुई है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, है ना। ब्यूट 1 2 3 4 और सबके सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? ये एन हो गया। अब तुमने कहा यार यहां पे ब्रांच भी लगी हुई थी। अब देखो यहां पे ब्रांच जो है वो यहां पर क्या, एक कार्बन है ना, तो अब ये जो ब्रांच के लिए क्या रूल है, एक कार्बन के लिए क्या होता है? मैथ। एक कार्बन के लिए क्या होता है? मैथ। और क्योंकि ये ब्रांच है तो एन नहीं लिखा जाएगा यहां पर। ब्रांच को कि कोई चीज ब्रांच में है उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? आइल। क्या दिखाते हैं हम लोग? आइल दिखाते हैं। क्लियर है? तो ये मिथाइल, मिथाइल का मतलब ये अंडरस्टूड हो गया, एक कार्बन वाली कोई चीज है जो कि ब्रांच में लगी हुई है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या? मिथाइल। अब मिथाइल किस नंबर पे लगी हुई है? यहां पे क्या है? तीसरा दिख रहा है, तीसरा गलत होगा, काउंटिंग यहां से करेंगे 1 और 2। क्यों करेंगे यहां से वो बताऊंगा अभी मैं। तो ये हो गया दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल। और जो ब्रांच होती है ना, ब्रांच हमेशा पहले आएगी, हमेशा नेम, ये मेन चेन हो गया, पेरेंट चेन से पहले हमेशा पेरेंट चेन से पहले लिखी जाएगी। क्लियर है? ठीक है, ब्रांच हमेशा पेरेंट चेन से पहले लिखी जाएगी। चलो अब इसको भी कर लेते हैं फटाफट, यहां पर इसका नाम कर लेते हैं। अब आओ, अब देखो यहां पर क्या है? 6। तो अच्छा, नियम क्या है? नियम ये होता है कि जो ब्रांच होती है, जो अगला नियम आने वाला है, ब्रांच को हम लोग सबसे कम पोजीशन देने की कोशिश करते हैं। कम पोजीशन का क्या मतलब है देखो समझते हैं। यहां पे देखो ये 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 यानी हेक्स हो गया। तो ये जो ब्रांच है यहां पर, ये ब्रांच अगर मैं यहां से काउंट करता हूं तो किस नंबर पे आए? चौथे नंबर पे। लेकिन यहां से काउंट करूं तो 1 2 और 3 4 5 और 6, यहां से काउंट करता हूं तो ये ब्रांच किस नंबर पे आ गई है? तीसरे नंबर पे। तो छोटे पोजीशन देने की कोशिश करते हैं। तो यहां से तीसरे नंबर पे आ रही है, तो हम लोग क्या कर देंगे यहां पर, थोड़ी देर के लिए ब्रांच को भूल गए, तो कितने कार्बन है? 6। तो ये क्या हो गया मेरे पास? हेक्सेन। और आगे क्या लगा हुआ है? तीसरे पर मिथाइल लगा हुआ है, तो 3 पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल, क्योंकि एक ही कार्बन है तो मैथ, और क्या लगा? आइल, है ना, जो अभी बताया था मैथाइल। तो क्या नाम हो गया इसका? 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है बातें? 3 मिथाइल हेक्सेन। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग रहेगी। ठीक है, एक और देख लेते हैं फटाफट। बेटा एग्जाम्पल का खेल है सारा,
ठीक है, जिनको एग्जाम्पल समझ में आ गए वो वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे जा सकते हैं। अब देखो जरा, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5, अगर 2 कार्बन ये काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और 6, तो पेरेंट चेन तो यही होगी 6 वाली, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं। तो 6 के हिसाब से तो नाम क्या आ गया, हेक्स आ गया। अब तीसरा देखो, यहां से ये क्या हो गया, अब ब्रांच हो गई, ये क्या हो गई अब मेरे पास ब्रांच होगी। ब्रांच मतलब यहां पर क्या लगेगा, आइल लगेगा। यहां पर क्या जुड़ने वाला है, इसके नाम के साथ में आइल लगने वाला है। तो ब्रांच यहां से काउंट करता हूं तो तीसरे नंबर पे यहां से काउंट करूं तो 1 2 3 यहां से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां से काउंट करता हूं इस तरफ से, राइट साइड से, तो ये चौथे नंबर पे आ रही है। तो मैंने क्या बताया, छोटी पोजीशन देने की कोशिश करेंगे तो हम कौन सी पोजीशन देंगे, तीसरे नंबर वाली। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तीसरे पर क्या लगा हुआ है, यहां पर इस बार कितने कार्बन है, 2, तो एथ। तो तीसरे पे क्या लगा हुआ है, एथ। अब एन इन आइन लगाना नहीं है, क्या लगाना है, आइन लगाना है। 3 इथाइल और क्या है, ये 6 कार्बन है तो हेक्स, और कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन लग जाएगा। और नाम ध्यान रखना, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। और एक न्यूमेरिक यानी कि जो 1 2 3 होता है और वर्ड होता है उसके बीच में एक डैश पक्का लगता है, बाकी पूरा नाम चिपका हुआ रहता है, ठीक है। इसके बीच में और इसके बीच में यानी कि अल्फाबेट और डिजिट के बीच में एक डैश लगता है और बाकी पूरा नाम चिपका हुआ रहता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, सिर्फ याद करने वाली बातें हैं, ये ध्यान रखना इस चीज का। आगे आते हैं, 2 इक्वल लॉन्ग चेन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 2 इक्वल लॉन्ग चेन है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहां पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6, ओके। अब देखो यहां पर क्या है, कह रहा है कि 2 इक्वल लॉन्ग चेन है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इफ 2 चेन्स आर इक्वली लॉन्ग, 2 चेन बराबर है। अब बराबर है फिर क्या करेंगे, द चेन कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच इज सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन। फिर हम कोशिश करेंगे, देखेंगे किसके अंदर ब्रांच सबसे ज्यादा आ रही है, टहनियां है ना। जैसे कि मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 और 6, एक तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी अगर मैं काउंट करूं तो दूसरी मेरे पास हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर मैं पिंक वाली देखूं लाइन, तो वहां पर पहली ब्रांच एक ये रही तीसरे नंबर पर, दूसरी ब्रांच ये रही चौथे नंबर पर, और एक ब्रांच ये रही 5वें नंबर पे। तो अगर मैं पिंक वाली लाइन चूज करता हूं तो यहां पर मेरी तीनों ब्रांच कवर हो जा रही है। अब अगर मैं येलो वाली कवर करता हूं तो यहां पर चौथे और तीसरे वाली तो कवर हो रही है, लेकिन ब्रांच के अंदर एक और ब्रांच है वो कवर नहीं हो पा रही है। बात समझ में आ रहा है, हम कोशिश करेंगे कि सारी ब्रांच कवर हो जाए, और नहीं होगा तो उसका भी फिर लिखने का तरीका है, सीखेंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए मैं कौन सा ले लूंगा, पिंक वाला सही कर लूंगा अपना मैं। अब पिंक वाले में भी हमें क्या डिसाइड करना है, पिंक वाले में हमें क्या डिसाइड करना है, पिंक वाले को देख लिया, यानी कि हमको यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि मेरे पास जो चेन कौन सी रहने वाली है, ये वाली रहने वाली है, क्योंकि यहां पे मेरी सारी ब्रांचिंग कवर अप हो जा रही है। अब जरा देखते हैं, अगर मैं नेमिंग यहां से करूं तो क्या रहेगा, यानी कि नेमिंग में यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर एक और रूल तुमको समझ में आएगा, पिंक वाले के हिसाब से जो पिंक वाली नंबरिंग कर रखी है उसमें देखो ब्रांचिंग कहां कहां पर है, तीसरे नंबर पर है। पिंक वाले में ब्रांचिंग कहां है, तीसरे नंबर पे है, फिर चौथे नंबर पे है और फिर 5वें नंबर पर है। इनका सम कर लो, 4 3 7 5 12, ठीक है। अब हम इस पे देख रहे हैं, ग्रीन्स वाले पे देख लेते हैं। यहां पे ब्रांचिंग दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पे है। तो कितना हो गया, 3 2 5 4 9। इसे कहते हैं, ये भी एक नियम होता है, आगे आने वाला है, लोएस्ट
सम ऑफ लोकेंट रूल, इसे हम क्या कहते हैं, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। यानी कि जब हमारे पास कई सारी ब्रांच आ रही हो तो हम फिर किस तरफ से चूज करें, तो हम क्या करते हैं, जहां जहां से ब्रांच आ रही हो दोनों तरफ से नंबरिंग करते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। जहां जहां ब्रांच होती है उनको लिख करके ऐड कर देते हैं। यहां तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे ब्रांच आ रही थी, ऐड किया, यहां से ऐड किया तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे ब्रांच आ रही थी, ऐड कर दिया। जिसका सम कम आएगा उस तरफ से नंबरिंग की जाएगी। क्लियर है ये बात? जिसका सम कम आता है उस तरफ से नंबरिंग की जाती है। यानी कि अब मैं नंबरिंग कहां से करने वाला हूं, अब मैं डेफिनेटली नंबरिंग जो है अपनी यहां से करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां से करेंगे तो देखो दूसरे पे क्या, अब पहले देख लें नंबर टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 हेक्स हो गया अपना। ठीक है, अब देखो क्या है, दूसरे पे क्या लगा, मिथाइल लगा हुआ है, तीसरे पर 1 2 यानी कि इथाइल लगा हुआ है, चौथे पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो मिथाइल कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल हो जाएगा। 2 के लिए क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल हो जाएगा। और ये क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है। तो देखो जरा यहां पर, अब मैं इसको 2 तरीके से लिख सकता हूं, दिमाग में आएगा तुम्हारे कि हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब क्या है, दूसरे पे और तीसरे पर मिथाइल लगा हुआ है, दूसरे पर और तीसरे पर मिथाइल लगा हुआ है, तो मैं लिखूंगा 2,3। जब 2 नंबर लिखे जाते हैं तो उसके बीच में कॉमा लगता है, 2 3 डाई मिथाइल। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो ब्रांच होती है पहले लिखी जाती है। 2 3 डाई मिथाइल, सॉरी 2 4 है। ठीक है, देन 3 इथाइल, देखो कहीं पे ब्रेक नहीं होगा, 3 पे क्या लगा हुआ, इथाइल लगा हुआ है, टोटल कितने हैं, 6 है, तो हेक्स और 8। ये बात क्लियर हो रही है? अब जरा बात को समझना। अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, 3 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, बस इसी को तो मैंने आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया। कोई अंतर पड़ा क्या? इनमें से कोई सही और गलत होगा? फटाफट कमेंट करो, फटाफट बताओ, क्या इनमें से कोई सही गलत है, या दोनों सही है, या कोई एक गलत है एक सही है? ऑप्शन है ए और बी, बताओ बताओ फटाफट बताओ। ओके, तो समझते हैं। देखो यहां पे 2 बातें हमने सीखी, 2 रूल जो, ठीक है, आगे आएंगे। पहला रूल क्या था, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल, यानी कि हम सम करके देखते हैं कि कहां से पोजीशन हमें कम से कम मिल सके। यानी कि जो ब्रांच होते हैं, जहां जहां ब्रांच लगी होती है उनका सम कर लेते हैं, और जहां पे सम कम आता है हम उसी साइड से नंबरिंग करते हैं, फिर लेफ्ट या राइट उसी हिसाब से चूज करते हैं। उसके बाद एक और रूल आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो यहां पर क्या सीन है कि नाम वैसे सही है दोनों, लेकिन एग्जैक्ट तरीका आईयूपीएसी कहती है ये वाला तरीका तुम्हारा ज्यादा सही है और सही माना जाएगा, क्योंकि ई पहले आता है और मिथाइल, डाई को नहीं देखेंगे। अब डाई तो इसलिए आ गया क्योंकि वो 2 मिथाइल थे, एक्चुअल में क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो एम बाद में आता है और ई पहले आता है, तो हम इथाइल पहले लिखेंगे और मिथाइल का एम बाद में लिखेंगे। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स भी मायने रखते हैं। और जरा गौर से देख लो एक और चीज, क्या कहीं पे मैंने नाम को ब्रेक किया है, 2 डिजिट के बीच में कॉमा है, वर्ड और डिजिट के बीच में डैश है, बाकी पूरा नाम एक साथ। क्लियर है बातें? ठीक है, अब यही चीजें वापस से रिपीट भी होंगी आगे थोड़ा सा। चले आगे, लोएस्ट नंबर रूल है ना। नंबरिंग ऐसी होनी चाहिए कि साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिले। तो यहां पे फटाफट कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। एक ब्रांच ये लगी हुई है, तो सवाल ये है कि बताओ इसकी नंबरिंग लेफ्ट साइड से करें 1 2 3 4 या राइट साइड से करें 1 2 3 4। तो राइट साइड से करते हैं तो इस ब्रांच को दूसरे पोजीशन मिल जाती है, तो ये ज्यादा अच्छी है। इधर से करते हैं तो यह तीसरा नंबर आता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमें लोएस्ट नंबर रूल, हमें लोएस्ट पोजीशन देनी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दूसरे पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 2 मिथाइल
ब्यूटेन। देखो मेरे लिखने से पहले वीडियो पॉज करके खुद से नेमिंग किया करो, फिर मेरा नेमिंग देखा करो। एक और देख लेते हैं अब, ठीक है। लोएस्ट नंबर रूल हो गया ये। आगे आए, ये हम लोग कर भी चुके थे तो यहां पे कुछ ज्यादा हमें करना नहीं था। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, अभी लोकेंट वाला आ गया जो मैंने ऊपर बताया था। अभी यहां पे स्टेट चेन में करके दिखा देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 सपोज ये लगे हुए हैं, ठीक है। एक ये लगा हुआ है CS3 और एक CS3 ये लगा दिया। अब मैं फिर से वही करने जा रहा हूं, नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6। तो जरा यहां से देखूं तो तीसरे पे और पांचवें पे, तो 3 + 5 हाउ मच 8 है ना। 3 + 5 यानी कि हम यहां से नंबरिंग करता हूं मैं अगर, तो एक पोजीशन तीसरे नंबर पे आ रही है और एक ब्रांच की पोजीशन पांचवें नंबर पे आ रही है, तो 5 3 8 हो गया। लेकिन अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 और 6, तो एक पोजीशन दूसरे पर है, दूसरी पोजीशन चौथे पर है, तो 2 + 4 हाउ मच 6, तो ये वाली पोजीशन दूंगा मैं, यानी कि मैं नंबरिंग यहां से करूंगा। तो मेरा इसका नाम क्या हो जाएगा, फटाफट लिख के दो नाम मेरे को। नाम क्या हो जाएगा, 2 और 4 दोनों पे। अब इसको देखो ऐसा मत कर देना 2 मिथाइल 4 मिथाइल ना, दोनों सेम है, तो 2, 4 डाई मिथाइल, 2, 4 डाई मिथाइल, और क्या हेक्स हेक्सेन। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। जिन बच्चों को लग रहा है कि यहां तक बहुत ज्यादा हो गया है, वीडियो को पॉज कर दें, थोड़ी देर रिलैक्स ले ले, ठीक है, और एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखें। क्लियर है। इस बार थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन जो होता है यूट्यूब पे, उस पर जाकर के फटाफट इसको चेक करें। क्लियर है। और जो बातें मैं हिंदी में बोल रहा हूं, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने यहां बातें कम लिखी है, थोड़ी और बातें होनी चाहिए, शुरुआत में जो बच्चे पहली बार पढ़ते हैं उनको लगता है कि सर ने बताया समझाया ज्यादा अच्छा है, तो मेरी वीडियो को पॉज कर करके उसको हिंदी में लिख लो कि अच्छा ऐसा सर ने कहा है, ये बातें, जैसे मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे राइट से गिने कि राइट से गिने, है ना। कई बच्चे सोचते हैं कि कहां से, लेफ्ट से या राइट से, तो लिख लो हमें राइट से या लेफ्ट से कैसे पता चलेगा, हम उनका सम करके देखेंगे, ऐसे हिंदी में लिख लो ताकि याद बना रहे। 4-5 बार पढ़ोगे उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन नेमिंग अच्छे से आ जाएगी। क्लियर है बातें। नाउ यूज ऑफ प्रीफिक्स डाई ट्राई, ये तो कहीं ना कहीं हो ही गया जो बताया था मैंने। इफ कंपाउंड कर दे मोर देन 1 सिमिलर अल्काइल ग्रुप, जैसे मैंने बता ही दिया है। अब मान लो यहां पे भी CH3 है, यहां पे भी CH3 है, यहां पे भी CH3 है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एक नंबरिंग हम यहां से करके देखेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो देखो ऊपर से काउंट करें तो 2 3 4 और नीचे से करें तो 2 3 4, सेम ही आ रहा है, तो किसी भी तरफ से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है, 2 पे भी सेम है, सेम है 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है ना। अब इसी का मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लूं मैं, अगर सपोज इसको ले लेते हैं यहां पर 1 2 3 4 5, और यहां मैं डालता हूं CH3, यहां डालता हूं CH3 और यहां डाल देता हूं C2H5। अब देखो इस बार भी कंडीशन सेम ही है, चाहे यहां से कर लो 1 2 3 4 5, चाहे यहां से कर लो 1 2 3 4 5, 2 3 4 पोजीशन सेम ही मिल रही है, तो फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो अब लेकिन देखो यहां पर क्या, ये इथाइल है, तो 3 का इथाइल पहले लिखूंगा, अल्फाबेटिकल आ जाएगा, इथाइल पहले आएगा। 3 पर क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, और 2 और 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 4 और मिथाइल कितने हो गए, 2 हो गए, तो डाई मिथाइल। यही सारी बातें ना जब हम लोग हेटेरोसाइक्लिक करेंगे तो वहां सारी बातें आएंगी, यही सेम बातें आएंगी, तो इनको बहुत अच्छे से समझ लो। 2 4 डाई मिथाइल और 1 2 3 4 और 5 पेंटेन। क्लियर है। 3 इथाइल, ठीक है, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है। चलें आगे। अल्फाबेटिकल ये मैंने बता ही दिया है। इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड देन दे शुड बी रिटर्न इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये मैंने समझा ही रहा हूं कि ई और डी वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला है, ठीक है। आगे आते हैं। डिफरेंट अल्काइल ग्रुप एट द इक्विवेलेंट पोजीशन,
ये भी अल्फाबेटिकल आ गया कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, जैसे कि मान लो इसका एग्जांपल देता हूं मैं, 1 2 3 4 5, मान लो यहीं पर तुम्हारा क्या लगा हुआ है, CH3 भी लगा हुआ है और यहीं पर ही तुम्हारा क्या लगा हुआ है, C2H5 भी लगा हुआ है ना, सेम पोजीशन पर है। 1 2 3 4 और 5 पोजीशन तो दोनों की सेम है। तो पहले मिथाइल लिखोगे कि पहले इथाइल लिखोगे, बता दो अब मेरे को। तो ऑब्वियसली बात है, पहले क्या लिखोगे, इथाइल लिखोगे। तो क्या हो जाएगा इसका 3, अच्छा ये पहला वाला कैपिटल होता है, कई बार मैं फ्लो में भूल जाता हूं, तो पहला वाला कैपिटल होता है 3 इथाइल, देन 3 मिथाइल, ठीक है, और क्या है 5 है, तो ये वाला कैपिटल P नहीं होगा, छोटा ही P होगा, ठीक है। मैं अगर लिख देता हूं कई बार तो मत क्या सोचना कि सर ने कैपिटल लिख दिया है, उसके बाद सब स्मॉल लेटर्स में रहेंगे। क्लियर है, पेंटेन हो गया। ओके, क्लियर है बातें यहां तक? तो यहां तक तो मेरे ख्याल से उम्मीद कर रहा हूं बातें समझ में आ गई। लोएस्ट सम लोकेट रूल, लो पोजीशन देना, देन उसके बाद क्या था अपने पास, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना। क्लियर है बातें? ये बातें यहां तक समझ में आ गई है। नेक्स्ट आता है नेमिंग कॉम्प्लेक्स अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स, इसको पढ़ते समझते हैं ज्यादा कि कॉम्प्लेक्स से क्या मतलब है। आओ देखें जरा, अब देखो जरा, यहां पर हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, यानी कि ब्रांच के अंदर ब्रांच, ठीक है, यहां लिख लो। अब इसका मतलब क्या है, ब्रांच के अंदर ब्रांच, ब्रांच के अंदर ब्रांच होने वाली है, और ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा लास्ट इन द सेंस हेटेरोसाइक्लिंग में बहुत काम में आने वाला है। एक तरीका बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल, समझ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लें, चलो 9 रखते हैं। अब यहां पर एक ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर क्या है मेरे पास, एक समस्या ये हो गई। चलो पहले तो क्या करें बताओ, फटाफट बताओ, नंबरिंग कहां से, राइट से या लेफ्ट से, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5, एंड 1 2 3 4 एंड 5 दोनों तरफ से सेम पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकता हूं। उसकी पोजीशन, ये जो ब्रांच है इसकी पोजीशन किस पे आ रही है, 5 पे ही आ रही है। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, ये जो ब्रांच है ना, क्योंकि ये तुमको वहां पे ये ब्रांच, अब थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि ऊपर वाली पेरेंट चेन है, ये मेरे पास क्या है, पेरेंट चेन है, ये क्या है, पेरेंट चेन है। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको याद रखो। तो इसको अगर मैं याद रखूं तो ध्यान रखना, पहला तरीका, जहां से ये ब्रांच चेन जुड़ी होती है, ब्रांच चेन है ना, तो कई बार हम इसको एक और नाम दे देते हैं ताकि नाम देना आसान रहे। इसको पहला कार्बन जो पेरेंट चेन से जुड़ा हो, या इसको हम लोग कई बार पायलट कार्बन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पायलट कार्बन। जो पहला कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है उसको ही हमेशा नंबर 1 पोजीशन देंगे, लिख लो। जो पहला कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है उसको ही नंबर 1 पोजीशन दी जाएगी, 1 2। अब यहां पे भी सेम तरीका अपनाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, 2 3 चाहे यहां घुमा ले, 2 3 चाहे यहां घुमा ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लॉन्गेस्ट चेन में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। लॉन्गेस्ट चेन में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर क्या रहेगा, ऊपर की चेन को थोड़ी देर के लिए कहा, मैंने कहा भूल जाओ, ठीक है। तो यहां कितने है, 1 2 3। तो देखो यार, दूसरे पे क्या लगा हुआ है, एक है ना, तो दूसरे पे क्या लगा हुआ है, दूसरे पे क्या लगा हुआ, मिथाइल, समझते जाना। और ये कितना है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप 2 मिथाइल। कायदे में क्या होना चाहिए था, प्रोपेन होना चाहिए था, बट ये खुद भी तो एक ब्रांच है, तो इसीलिए इसके साथ भी प्रोपाइल आयन लगेगा। ये बस ध्यान रखना है, ब्रांच वाले के साथ, जो इसमें ब्रांच उसके साथ भी आयन लगा, ये खुद भी एक ब्रांच है, तो क्या लग गया, प्रोपाइल लग गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे होता है, बात समझ में आ गई, क्योंकि 1 2 3 ये, अब इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्लियर है, ये खुद एक क्या है, ब्रांच है, किस पे लगी हुई है, 5वें नंबर पे लगी हुई है भैया। ब्रैकेट बंद करके किस पे लगी हुई है,
5वें नंबर पे क्या लगा हुआ है 2 मिथाइल प्रोपाइल। ये हो गई ब्रांच की पेरेंट चेन, ब्रांच की पेरेंट चेन, और ये ब्रांच का ब्रांच की ब्रांच। क्लियर है? 5वें पे लगा हुआ है, खेल खत्म। बाद बाकी कितने कार्बन है 5 6 7 8 9, तो नॉन के लिए क्या नोनेन। ये तरीका समझ में आ गया। एक और करें, मजा आएगा। चलो एक और करते हैं। यहां जगह नहीं है, यहां कर ले। चलो जगह की क्या कमी है ना। अब आगे आते 1 2 3 4 5 6 7 8। एक दो तीन, 1 2 3 यहाँ पे कर लेते हैं, बट नहीं ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4, इसको बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अब देखो 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। अब देखो नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब ये साफ साफ दिख रहा है, इधर से कर लेते हैं। क्यों 1 2 3 4 5। अब देखो यहां पे हम एक और तरीका कर सकते थे, और वो तरीका क्या था, वहां पे एक तरीका कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उसको समझाना था मेरे को, तो मैंने कर दिया। तो यहां पर एक काम कर लेते हैं, इसको क्लियर करने के लिए, है ना। यहाँ पे तुम लोग बच्चे कमेंट कुछ कर सकते थे कि सर हम इसी को ही पेरेंट चेन ले लेते। तो ये 1 2 3 4 है ना, ब्यूटाइल, है ना। देखो अब ये जो चीज है, अब जरा सा थोड़ा सा वापस आ रहा हूं यहाँ पर, इसको हम एक और काम कर सकते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इसमें 8 ही हो रहे हैं, है ना, उधर 9 हो रहे हैं, तो हमें लंबी चेन चाहिए होती है, तो इसलिए हमें ठीक है, ओके, हमें लगा उधर दिक्कत है, ठीक है। 5 6 7 8 9, 5 6 7 8, इधर से 8 हो रही है, तो इसको तो हम लंबी चेन नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, तो 8 वाली तो लंबी चेन नहीं हो सकती, तो हम लोग क्या करेंगे। अब देखो जरा, तीसरे नंबर पर है इधर पे, इधर 5वें नंबर पे। तीसरे के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तीसरे पे क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, तो हम यहां लिख देंगे बड़ा आराम से। तीसरे पे क्या लगा हुआ है, इथाइल, ठीक है। 5वें पे आ जाओ, जो मैंने बताया था, और फिर थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ, केवल इसको याद रखो। अब यहां लंबी चेन ढूंढो, 1 2 3 1 2 3। अच्छा ये लोगे तो याली भी कवर हो जाएगी, याली भी कवर हो जाएगी। तो अब देखो नेमिंग का तरीका क्या बताया था मैंने, इसको ही नंबर 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे, क्योंकि ये चेन इससे जुड़ी हुई है। याद आ रहा है? तो 1 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। 1 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। और खुद चेन कितनी है, 3 की है, तो प्रोपाइल, और 9 है तो नोनेन। अच्छा एन क्यों लगा दिया, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है। क्लियर है? ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग तुम्हें आनी चाहिए, इसकी जरूरत तुम्हें पड़ने वाली है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? इसकी जरूरत तुमको बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। पॉज कर लो, मुंह पे छींटे मार लो, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो। ओके कर लिया, वीडियो पॉज कर लो, अपना समझ लो, मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, नाउ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब एल्डिहाइड, कीटोन्स, है ना। अब ये भी तो आएंगे ये कैसे बच जाएंगे भैया। तो अब जब ये आना, यानी कि अभी तक जो हमने सीखा ना एक तरह से ऊपर का, वो बेसिक सीखा है, और वो बेसिक इस्तेमाल होगा, वो नहीं आएगा तो आगे बहुत जगह दिक्कतें आएंगी। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। जब एग्जाम्पल कराऊंगा तो ध्यान रखना कि ये तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ी बातें समझ लें। फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट किया जाता है एन के बाद सेकेंडरी सफिक्स से, यानी कि एन खुद एक सफिक्स है, इसको प्राइमरी सफिक्स जो एन इन आइन लगता है ना, एन इन आइन जो मैंने बताया था, इनको बोलते हैं हम लोग एक्चुअली प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी
सफिक्स, ये पहले लगे, फिर उसका सेकेंडरी सफिक्स। छोटा सा एग्जांपल देकर समझाऊं मैं, जैसे कि एक CH3 CH2 और OH, बेसिक सबको पता होगा, ये 10th क्लास 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो क्या हो गया ये 1 2 एथ है ना, और एन और ऑल है ना, तो एथ हो गया प्रीफिक्स, एन क्या हो गया सफिक्स, और ऑल अल्कोहल की वजह से लगा ये सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स के बाद एक और सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट किया जाता है एन के बाद सेकेंडरी सफिक्स के रूप में, ठीक है, यानी कि एन के बाद लगेगा पहली चीज। उसके बाद टर्मिनल ई, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा हेटेरोसाइक्लिक रिंग में भी काउंट किया जाएगा। टर्मिनल ई को हटा दिया जाता है, यानी कि ठीक है, अगर सेकेंडरी सफिक्स ए ई आई ओ यू और वाई से शुरू होता है, यानी कि अगर देखो यहां पे एक्चुअली होना क्या चाहिए था, इथेनॉल होना चाहिए था, बट अब यहां पर क्या है, ये जो O है ये वोवल है, इसीलिए हमने ये E को हटा दिया यहां से, तो क्या बन गया हमारा इथेनॉल बना। क्लियर है, O हमारा यानी कि कोई सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप हमारा वोवल से स्टार्ट होगा अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, एन इन आइन, यानी कि इन तीनों का ही इस E को गायब कर दिया करेंगे। क्लियर, नाउ आगे आते हैं। If C atom present in functional group then it must be included in parent chain। अगर फंक्शनल ग्रुप में C एटम है, जैसे कि मान लो 1 2 3 और यहां मान लो लगा हुआ है क्या CHO, एल्डिहाइड है ये। अगर फंक्शनल ग्रुप में C एटम है तो हम एक तो दो बात करते हैं, एक तो सबसे पहली पोजीशन इसको देते हैं और इसको चेन में पक्का रखेंगे, हम इसको ब्रांच में नहीं कर सकते, तो 1 2 3 4 ये ब्रांच में जाएगा। अगर C एटम मौजूद है फंक्शनल ग्रुप में तो उसको हम लोग काउंट करेंगे ही करेंगे, उसको ब्रांच में नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है, ठीक है, यानी कि एक और चीज ले लें, जैसे सपोज एक बात बताऊं मैं, CHO अब तुम्हें दिख रहा होगा, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 लंबी चेन होगी, नहीं भैया गलत, यहां पे सारे रूल धराशायी हो जाएंगे। हमें यहां पे लंबी चेन कौन सी हो जाएगी, क्योंकि हमें याला फंक्शनल ग्रुप भी चाहिए और याला फंक्शनल ग्रुप भी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप चाहिए ही चाहिए हमको। यहां पे लॉन्गेस्ट चेन रूल काम नहीं करेगी, अगर फंक्शनल ग्रुप को हमें चेन के अंदर लेके आना ही है, फिर चाहे चेन भले छोटी रह जाए हमारी। क्लियर है, लिख लो इस पॉइंट को। ओके, C एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट कैरी लोएस्ट नंबर एंड इफ C एटम नहीं है तो लोएस्ट पोजीशन होनी चाहिए। तो C एटम को हम लोग लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने बताया इसको नंबर 1 देंगे। और अगर C एटम नहीं है फंक्शनल ग्रुप में, जैसे कि मान लो अल्कोहल वाला केस ले लें, अब मान लो यहां पर OH है, तो हम कोशिश करेंगे इसको लोएस्ट नंबर दें, यानी कि 1 और 2 पे लेके आए इसे, यहां से काउंट नहीं करेंगे इसको। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ बेसिक से नियम थे। अब कुछ यहां पर फंक्शनल ग्रुप देख लें हम लोग कौन कौन से अपने पास, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कुछ हम लोग। ये तुमको टेबल तो बेटा याद करनी पड़ेगी, देखो ये आई टेबल, ठीक है। अब ये टेबल क्या है, ये मैंने ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी के हिसाब से ही, यानी सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन एसिड एंडहाइड्राइड, देन ईस्टर, देन एसाइल हैलाइड, देन एमाइड, देन साइनाइड, देन, अच्छा प्रायोरिटी क्यों चाहिए हमें? प्रायोरिटी अगर याद नहीं होगी तो देखो समझाता हूं मैं, प्रायोरिटी का क्या फर्क पड़ेगा। ये सफिक्स और प्रीफिक्स, जो प्रायोरिटी में लिख लो, जो प्रायोरिटी में ऊपर होगा उसका सफिक्स लिखा जाएगा और जो प्रायोरिटी में नीचे होगा उसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा। छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिख लिया? नहीं सुन पाए? वीडियो को वापस करो। जो प्रायोरिटी में ऊपर होगा उसका सफिक्स, जो नीचे होगा उसका प्रीफिक्स। आ जाओ समझते हैं, सिंपल लेते हैं ताकि चीजें इजीली समझ में आए। हम ले लेते हैं क्या, एल्डिहाइड और अल्कोहल ले लेते हैं, ये तो ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए, इसके नाम भी जाने पहचाने से रहता है। मान लो एक ऐसा लगा हुआ है 1 2 3 CHO और यहां पर लगा हुआ है OH। अब देखो एल्डिहाइड भी लगा है, अल्कोहल भी लगा है, तो हमें तो यहां पर क्या है, ये चीज भी तुम्हारे बहुत काम आएगी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, साइड में चेन लगी रहती है, उसमें ग्रुप लगे रहते हैं, तो ये तुम्हें प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना ही चाहिए।
अब तुमने कहा यार 2 फंक्शनल ग्रुप लगे, अब क्या करें? तो पहला नियम याद आया जो हमने पढ़ा था कि C एटम पक्का काउंट किया जाएगा और उसको लोएस्ट नंबर दिया जाएगा। तो भैया एक तो यहां से हिंट मिल गई हमें, दूसरी हिंट कुछ भी याद ना हो, सिंपल प्रायोरिटी ऑर्डर याद करो। अच्छा एल्डिहाइड तो ऊपर आता है यार, अल्कोहल बाद में आता है, तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, 1 2 3 और 4 हो गया। अब 1 2 3 4 ये क्या हो गया? अब हम लोग ब्यूटेनॉल लिखें या इसका क्या है अल है कि ब्यूटेनल लिखें। ठीक है, यही समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि प्रायोरिटी ऑर्डर जब याद होगा तो देखो अल्कोहल का सफिक्स क्या है? प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। हम क्या लिखेंगे? ब्यूटेनॉल, और अल्कोहल क्या लगाओ 4 पे, तो 4 हाइड्रोक्सी ये लगा इसका प्रीफिक्स, और ये अल क्या हो गया? सफिक्स। जो प्रायोरिटी में ऊपर है एल्डिहाइड उसका सफिक्स, जो नीचे है उसका प्रीफिक्स। क्लियर हुई बातें? इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं मैं, शॉर्ट इन द सेंस ताकि टेबल तुम्हें क्लियर कट समझ में आए। सफिक्स प्रीफिक्स, जो प्रायोरिटी में ऑर्डर है उसका सफिक्स और जो नीचे है उसका प्रीफिक्स, चाहे भले 3 4 हो। अब जैसे मान लो एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, एल्डिहाइड के साथ कौन है? कीटोन है। ठीक है, अब यहां पर एक थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं इसमें, चलो एल्डिहाइड को भी इसमें डाल देते हैं। हम सबसे ऊपर कार्बोक्सिल एसिड को उठा लेते हैं, COOH C यहां लगा देते हैं OH और यहां लगा देते हैं CHO। अब देखो यहां पर क्या है, ये प्रायोरिटी में ऊपर है तो नंबर 1 इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको। ठीक है, अब ये सबसे ऊपर टॉप पर है तो इसका तो सफिक्स ही लगने वाला है, क्या? ओइक एसिड, यानी कि पेंटेनोइक एसिड तो लगेगा। अब देखो जरा एल्डिहाइड के लिए क्या है प्रीफिक्स और अल्कोहल के लिए क्या है प्रीफिक्स? एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स क्या है? फॉर्माइल, और इसके लिए क्या? हाइड्रोक्सी। F पहले आता है तो हम लिख लेंगे 5 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी और क्या है? पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है कैसे हुआ ये? क्लियर है? मैं इसकी एक प्रैक्टिस शीट की PDF भी डाल के दूंगा वीडियो के लिंक पे नीचे, वहां से उसको डाउनलोड करोगे। ठीक है, उसमें आंसर्स भी रहेंगे तो उसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना? तो ये टेबल की प्रायोरिटी तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए। कैसे याद करोगे तुम्हारी टेंशन है, कोई ट्रिक वगैरह होगी तो देखेंगे हम इसको। ये जब बेसिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हमारा सीधा अगला जंप होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को लेकर के नेमिंग करेंगे। ठीक है ना? इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, इसमें यही बातें थी सिंपल जो हमें समझनी थी, उसके अलावा इसमें हमें कुछ नहीं है। तो मैं इसकी एक प्रैक्टिस शीट डाल दूंगा नीचे PDF के लिंक से, वहां से तुम लोग निकाल लोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे बहुत कायदे से, और कम से कम करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, एक बार रिवाइज करने के बाद फिर अगला लेक्चर देखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें तुमको ज्यादा हेल्प लगेगी और मतलब अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना? करना क्या है, यहाँ पे ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। नोमेनक्लेचर में कुछ नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने रूल याद होते चले जाएंगे। शुरुआत में बेटा एक चीज बता दूं मैं, जितनी बार करोगे ना रूल पलटने पड़ेंगे तुम्हें, जितनी बार होगा रूल्स को पलटना पड़ेगा। तो जितने रूल्स हैं उसको अपने हिसाब से हिंदी में फटाफट लिख लो। ठीक है ना? मैं PDF दे दूंगा, क्योंकि PDF में स्ट्रक्चर तो जो मैंने यहां बनाया वो PDF में नहीं मिलेंगे, वो स्ट्रक्चर वीडियो में ही है। ठीक है, तो PDF तब भी दे दूंगा, टेबल जहां से तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में बिल्कुल नहीं घबराना, नाम रूल बार बार भूलोगे, पलटना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा, अच्छा ये रूल ये है, ये रूल ये है, लेकिन प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी अच्छे से। महीना भर लगेगा कम से कम इसमें हाथ साफ होने में, बड़े आराम से। अगर प्रॉपर तैयारी करना स्टार्ट करोगे इसकी प्रैक्टिस की तो महीना भर बड़े आराम से लग जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बचपन से सुनते आ रहे होगे। और मैं भी कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन, यानी कि रिवीजन करोगे तो अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दोगे। ओके, ऑल द बेस्ट।